नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ झांसी वाली रानी की नहीं, यहाँ झुंझुनू वाली रानी की बात हो रही है। 2013 और 14 के चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मोदी की ऐसी लहर बही थी कि सारी के सारे राजस्थान मोदीमय हो गया था और भाजपा अपने परवान पर थी। लेकिन 2014 के सितंबर आते आते ये जो तूफान था वो हवा में बदल गया। यानी कि हवा अब बदल चुकी थी। उपचुनाव में जिस तरह से करारी शिकस्त भाजपा को मिली, उसने सबको चौंका दिया है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं झुंझुनू की सांसद संतोष अहलावत। संतोष जी नमस्कार। संतोष जी, हाल ही में उपचुनाव हुए, बड़ा दारोमदार था। लगता था सूरजगढ़ क्योंकि आपकी ही जीती हुई सीट थी, उसमें भाजपा हार गई है। क्या लगता है क्यों हारी है? देखिए, चुनाव की जीत हार पूरी तरह से निर्भर करती है वोटर की मानसिकता पर। लोग जिसको चाहते हैं जब जिता देते हैं, लोग जिसको चाहते नहीं हैं तो नहीं जिता पाते। तो इसमें कोई मुझे ऐसा कोई एक कारण नज़र नहीं आता कि एक वजह से कोई हार गया हो। क्या संतोष जी, ऐसा नहीं लगता कि जिन अपेक्षाओं के साथ 9 माह पहले बीजेपी की सरकार को राजस्थान में और 3 माह पहले केंद्र में जिस तरह से, जिस जोश के साथ राजस्थान की जनता ने एक बड़ा समर्थन दिया था, वो जोश कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है? क्योंकि सरकारें शायद कहीं लगता है कि जनमानस को नहीं समझ पाई, जनता की इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाई, जनता की अपेक्षाएं कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हैं। नहीं, देखिए, झुंझुनू जिले के लिए तो मैं कहूँगी केंद्र सरकार ने 4 बड़ी योजनाएं स्वीकृत की मात्र 2 महीने में। नेशनल हाईवे मेरे ज़िले में नहीं था और राजस्थान का मात्र झुंझुनू जिला एक ऐसा जिला था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, उसकी स्वीकृति हुई है। सैनिक स्कूल, झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है। और आपको कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान की सेना में सबसे ज़्यादा अगर सैनिक किसी ज़िले से हैं तो वो झुंझुनू से हैं। शहीद भी सबसे ज़्यादा झुंझुनू से हुए हैं। तो ऐसे में ज़िला बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि हमें एक तोहफा सैनिक स्कूल का मिले। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ज़िले को तो सैनिक स्कूल का तोहफा दिया है, तो मैं अपवाद हूँ इस मामले में, मैं नहीं कह सकती। और कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना के द्वारा पेयजल में भी 500 करोड़ रुपए की योजना हमारे यहाँ स्वीकृत हुई है। आप काफ़ी कुछ एक सांसद के तौर पे कराने में सफल रहे। लेकिन संतोष जी, बड़ी बात यही होती है कि आप 50,000 वोटों से ज़्यादा से जीतती हैं विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव में भी एक रिकॉर्ड बनाती हैं ऐसे जिले से जो कांग्रेस का जिला था। पहली बार भाजपा जीतती है वहाँ से और एक रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन के साथ जीतती हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया 3 महीने में कि बदलाव इतना बड़ा हो गया जनमानस में? इसके कई कारण रहे होंगे और वो समीक्षा पार्टी अपने स्तर पे करेगी, क्योंकि पार्टी का फैसला था अपना और उसमें जनता ने क्या सोचा समझा है ये तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और किसी ने वहाँ कोई बेईमानी या कोई अलगाव या कोई भीतरघात, इस तरह का कोई भी वहाँ पे कारण नहीं था। अब और बहुत सारे कारण होते हैं। वहाँ एक बड़ी चर्चा ये थी कि जब तक पार्टी वहाँ लगातार हारती थी तो वहाँ के लोकल आदमी को टिकट दिया जाता था, जब जीतने लगी पार्टी तो बाहर के आदमी को वहाँ उतार दिया गया मैदान में। क्या कहीं वहाँ के जनमानस में ये तो नहीं था कि बाहर का आदमी आके हमारे ऊपर राज कैसे करे? देखिए, जनता के मन में क्या था ये तो मैं कैसे कह सकती हूँ, और पार्टी का फैसला था जिसको भी जहाँ भेजा गया वो। मेरा तो यही कहना है, मैं नहीं जानती क्या कारण रहा, लेकिन दुखद रहा कि हमारी इतनी बड़ी जीत के बाद हमने वहाँ पे लूज़ किया, तो वो बड़ा दुखद पहलू इस बात का रहा है। लोग कहते हैं कि हार के लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं तो ये कहूँगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, वोटर लिस्ट रखी है सामने। मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मेरा गांव, मेरा पीहर, मेरा ससुराल, मेरा ननिहाल, मेरे नाते रिश्तेदार, कोई देखेगा अगर तो वो सब बूथ क्या कहती हैं, इससे असेसमेंट हो जाएगा। और मेरे कार्य पर मेरी जनता जिस दिन आक्षेप लगाएगी, मैं उस दिन मान जाऊंगी। आज भी पब्लिक मेरे साथ है, आज भी मैं लोगों के साथ हूँ और मैं ज़्यादा पद की चिंता नहीं करती हूँ, मैं मेरे लोगों की चिंता करती हूँ। आपको बता दूँ, मैं ग्रास रूट से उठी हूँ। एक छोटे से गांव से एक किसान की लड़की निकलकर लोकसभा पहुँचती है
तो मैं किसी का नहीं, लोगों का करिश्मा मानती हूँ। और मेरे कार्यकर्ताओं से मेरा निरंतर जुड़ाव इस बात को कहता है, आज भी मैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करूँगी, मैं उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित रहना पसंद करूँगी। पर संतोष जी, एक बात है कि अर्थव्यवस्था की बात तो चलो माननी जा सकती है कि वो धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन चेहरे तो बदले जा सकते थे। वही चेहरे दिखाई देते हैं जो 5 साल कांग्रेस की सरकार के दौरान दिखते रहे और जनता को परेशान करते रहे। वही चेहरे जब दिखाई देते हैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस नहीं होता? देखिए, एक पहला वर्ष है सरकार का, इसमें सरकार को बहुत सारी चीज़ों को लाइन अप करना पड़ा है, बहुत सारे गड्ढों को थोड़ा भरना पड़ा है, इसमें समय तो लगता ही है। आप भी जानते हो, अब दिखाई देगा असर। पर संतोष जी, अभी आप बता रही थी कि केंद्र सरकार ने आपके इलाके में 4 योजनाओं को लागू कर दिया, स्वीकृति दे दी। ऐसा क्या है कि केंद्र सरकार जो कर पाती है वो राज्य सरकार नहीं कर पा रही? नहीं, राज्य सरकार के अपने लिमिटेशंस हैं, केंद्र सरकार के अपने कामकाज हैं। अब कोई केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है, ये सब्जेक्ट तो अलग अलग है। पर मैं ये नहीं कह सकती कि राज्य सरकार से सब कुछ कामों से ऐसा कोई माहौल निराशाजनक है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार को इस तरह से अपन कहें कि कुछ नहीं किया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से काम थे जो कि जनता तक नहीं पहुंच पाए या आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे? ऐसे कौन से काम हैं जो देखिए, राज्य जिस सरकार तरह ने से सरकार संभागों में जाकर वहाँ की मॉनिटरिंग कर रही जी। है, ये बहुत अच्छा साइन है। पूरी सरकार जाती है, एक एक गांव ढाणी को देखा जाता है, वहाँ की समस्याओं को संकलन किया जाता है, फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। वो एक बहुत अच्छा तरीका, और 3 संभाग हमने कर भी लिए हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार के कामों की अब गति आपको दिखाई देगी। आने वाले समय में आपको लगता है कि ये जो मॉनिटरिंग से कुछ सुधार हुआ? बिल्कुल लेकिन होगा। एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आखिर में अगर सीएम को गांव-गांव तक जाना पड़ जाए तो इतना बड़ा अमला, इसकी जरूरत क्या है? नहीं, देखिए, सीएम जाती हैं, ये एक मानवीय पहलू भी है, इसको आप इस तरीके से भी देखें कि अक्सर तो सीएम गांव में जाते ही नहीं हैं। उनका सारा नीचे का अमला, जिसको आप कह रहे हो, वो काम करता। पर सीएम जाती हैं, ये अति संवेदनशीलता की बात है कि वो अपनी प्रजा को, वो अपने लोगों को, वो अपने गांव ढाणी को स्वयं देखना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा किसी सीएम ने पहले किया नहीं। तो मैं तो इसको एक अनुकरणीय उदाहरण मानती हूँ कि वो गांव ढाणी में जाकर देख रही हैं स्वयं अपनी आंखों से। क्या लगता है इसके रिजल्ट्स आगे? अच्छे आएंगे ऑब्वियसली। अच्छा संतोष जी, आपका तो पाला केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लगातार हमेशा पड़ता रहता है। क्या लगता है कि कहाँ अपने आप को आप सहूलियत भरा पाती है, कि कहाँ ऐसा लगता है कि आप कुछ डिमांड करती हैं या अपनी समस्याएं उठाती हैं तो रिस्पांस का जो लेवल है वो वहाँ जाता है? देखिए, मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैंने सब तरह के दिन देखे हैं जी और बहुत कठिनाइयों भरा समय भी मैंने देखा है। जी। इसलिए मैं सहज और असहज अपने आप को कभी महसूस करती नहीं हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं धैर्य बनाए रखती हूँ। मैंने यहाँ, मुझे थोड़ा सा समय मिला था, एक सत्र मैंने यहाँ विधानसभा में किया था। उसमें भी मैंने अपने विधानसभा की सारी जो समस्याएं थी उनको अच्छे स्वर में बोला था। अब जिले की बात भी मैंने लोकसभा में उठाई है और लोगों ने ये अचंभे भरे नज़रों से देखा है कि झुंझुनू का नाम लेने वाला पहली बार कोई आया तो है। अभी तक तो नाम ही नहीं होता था। अभी तक तो कोई बोलता नहीं था। तो मैं महसूस करती हूँ कि प्रदेश स्तर की बात वहाँ पर यहाँ होती है और राष्ट्र स्तर की बात वहाँ पर होती है। तो मुझे सब अच्छा लगता है काम करना। क्या लगता है आपको, अच्छा क्या लगता है, राज्य सरकार के अधिकारियों के पास जाकर उनसे काम करवाना अच्छा लगता है या केंद्र सरकार के अधिकारियों के पास जाके? क्या लगता है कि कहाँ रेस्पॉन्स आपको लगता है कि यहाँ तुरंत मिल जाएगा? मुझे रेस्पॉन्स भगवान की दया से अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं राइट बात कहती हूँ। मैं कभी उल्टे सीधे काम लेकर जाती नहीं हूँ। मैं लोगों के वेलफेयर के काम करवाती हूँ, इसलिए मुझे कहीं कठिनाई आती नहीं है। आती है तो मैं मेरी बात को प्रभावी तरीके से कहना जानती हूँ, मैं कहती हूँ और मेरे काम होते हैं। अच्छा, कौन सा मंत्री है जो केंद्र में? नहीं, वहाँ केंद्र में सब अच्छे हैं, इवन प्रधानमंत्री जी से लेके और पूरा मंत्रिमंडल सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब सुनते हैं, सब काम करते हैं। पर प्रधानमंत्री तो हेडमास्टर की तरह काम करवाते हैं। नहीं, वो बहुत सहज सुनते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग नाश्ते पर प्रधानमंत्री जी के साथ गए, एक एक से उनका व्यक्तिगत इंटरेक्शन जिस तरह से था वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और वो सुनते हैं, पूरी बात को समझते हैं, फिर उसका हल करते हैं। पर वो मंत्रियों को छुट्टी नहीं देते, बाहर जाने देते नहीं हैं, और सांसदों को कहते हैं कि अपने निकट के रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपने पास नहीं लाएं, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं को ठेके से भी नहीं जोड़ें, यानी कि कार्यकर्ताओं के मामले में बड़े कठोर। क्या इस तरह से कठोरता से ज़मीनी हकीकत, जो ज़मीनी राजनीति है, वो चल सकेगी? देखिए, राजनीति आज क्या है, पहले क्या थी, क्या होनी चाहिए, ये मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भली भांति सब चीज़ों को समझते हो। जिस तरह का की कार्यशैली लेकर वो चल रहे हैं, मैं समझती हूँ उससे करप्शन बहुत कम होगा। करप्शन कम होगा, लेकिन संतोष जी, क्योंकि आप ज़मीनी राजनीति करती हैं, ज़मीनी राजनीति की हकीकत ये है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना होता है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना होता है, कहीं किसी का साथ देना होता है, कहीं किसी को पीछे करना होता है। ये तमाम तरह की चीज़ें राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, जो कि चाणक्य भी यही कहते थे। ऐसी राजनीतिक स्थिति में प्रधानमंत्री सीधी लकीर पर चलने को कहते हैं, सीधे सीधे आंख बंद करके एक घोड़े की तरह चलने को कहते हैं, तो क्या ये राजनीति चल पाएगी ऐसे? नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि लकीर पर आंख बांध कर घोड़े की तरह चलिए। वो हमको भी यही कहते हैं कि दिल्ली में सत्र चले तब आइए, वरना अपनी पब्लिक के बीच जाइए, आप लोगों के बीच रहिए, उनके हंसी में, उनकी खुशी में, उनके दुख में, उनके गम में सम्मिलित रहें, उनकी सुने और उनके काम करें। ये प्रधानमंत्री जी हमको हर मंगलवार को जो हमारी पार्टी की बैठक होती है उसमें सीख देते हैं। तो लगातार बैठकें होती हैं, उसमें और क्या प्रधानमंत्री और क्या बात बताते हैं? नहीं, काम कैसे किया जाए और एक अच्छा सांसद, प्रभावी सांसद कैसे बना जाए, अपने ज़िले की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये टिप्स हमको सुनने को, सीखने को। एक संतोष जी, बड़ी बात एक आम राजस्थानी के मन में भी घर कर गई है कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान को लाइक नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी बहुत कम स्थान दिया, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजस्थान को लेके उनकी जो राजस्थानियों की अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, सबसे पहले बल्कि हम लोगों को बुलाया, और हमारे सब, मैंने ही आपको बताया एक उदाहरण कि मेरे ज़िले में 4 बड़े काम हुए हैं, तो ये तो आप कह नहीं सकते कि काम नहीं हो रहे हैं। रहा मंत्रिमंडल, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जब भी जैसा समझेंगे पर ऐसा टीस नहीं लगती कि इतने सारे की सारे सीटें उनकी झोली में डाल दी उनकी सरकार बनाने में, इतना बड़ा बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया, और एक राज्य मंत्री का झुंझुना उन्होंने पकड़ा दिया। राजस्थान की जनता को तो बहुत अपेक्षा थी उनसे। काम करने वाला आदमी कभी भी पारितोषिक का मोहताज नहीं होता। जिनको काम करना वो तो सोच नहीं रहे, और जिनको काम नहीं करना वो सोच रहे हो, ये उनका काम होगा। क्या लगता है कि आपको कई बार जब प्रधानमंत्री ने जब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो ये कहा गया कि राजस्थान से जो जीत के आए वो योग्य नहीं है, क्या आपको लगता है कि जो 25 सांसद हैं, जो इतने हैं, उनमें केवल एक ही योग्य थे और नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि योग्य नहीं थे। ये तो लोगों के कयास है, लोगों के मुंह अपन कैसे बंद कर सकते हैं। योग्यता अगर नहीं होती तो हम लोगों को वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, हमारी सुनवाई नहीं होती। जब हमारी सुनवाई हो रही है, जब हमसे बात हो रही है, जब प्रॉपर हमको रिस्पांस मिल रहा है, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि वो समझते हैं हम योग्य नहीं है। संतोष जी, आपने अपना जो राजनीतिक कैरियर बड़े संघर्ष के साथ शुरू किया, जिस मुकाम पे आज पहुंची है, बहुत लंबा सफ़र तय करके पहुंची है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आमने सामने में आपका फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के नेता, झुंझुनू के सांसद संतोष अहलावत। संतोष जी, बात हो रही थी कि आपके राजनीतिक संघर्ष की। आप आखिर में एक ऐसे परिवार से जो किसान परिवार है, और आपके ससुराल में भी शिक्षा का काम है, ऐसा अचानक राजनीति में कैसे टपक पड़ी? राजनीति के क्या ऐसा जो लोभ था जो आप इस क्षेत्र में आ गई? देखिए, लोभ नहीं था, प्रारंभ से ही मेरा मन जनता से जुड़कर काम करने का रहा है। मैं जब स्कूल चलाती थी तब भी मैं अक्सर गांव में जाती थी, और गांव की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, ये मेरा रुचि का विषय रहा है शुरू से ही। और स्कूल भी मैंने इसलिए खोला कि किसानों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए। मेरे हस्बैंड सीनियर साइंटिस्ट थे जी, और मैं भी माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छी रही हूँ। मैंने कोई एज ए प्रोफेशनल या कोई बिजनेस के लिए स्कूल नहीं खोला था। मैं चाहती थी किसान का बच्चा कैसे अच्छी एजुकेशन लेके अपने आप को इस प्रतियोगिता के ज़माने में खड़ा करे।
इसके लिए मैंने शुरू किया था और मैंने 17 बच्चों से शुरू किया था। आज 17,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरी कठोर मेहनत रही होगी। और मेरा रुचि का विषय रहा ये कि मैं महिलाओं और युवाओं से शुरू से जुड़ी हूँ। चुनाव में हारने के बाद आपको एक बार किनारे कर दिया गया था, तो आपको लगा नहीं कि इस पार्टी की बजाय कांग्रेस में मैं चली जाऊं तो ज़्यादा? कभी मेरे मन में ये बात नहीं आई, कभी मेरे मन में ये बात नहीं आई। और मैं कभी राजनीति किसी मोड़ पे छोड़ूंगी तो भी मैं किसी दूसरे दल में नहीं जाऊँ। ऐसा क्यों? क्या एक और आपको राजनीति करनी थी, दूसरी ओर आप बीजेपी से ही बंधे रहना चाहती है? इसके पीछे क्या मकसद क्या है? मैंने बताया आपको कि मैं पार्टी की वैल्यूज़ को पसंद करती हूँ। वैल्यूज़ के कारण आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आप पार्टी से अलग होना चाहें। संतोष जी, जब आप लगातार चुनाव हारने के बाद फिर 2 चुनाव जीती, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि जनता ने मेरा यकीन किया है, मुझे जनादेश दिया है, मुझे काम करने का मौका दिया है, अपने आप को प्रूव करने का एक अवसर मेरे पास आया है। अब मेरी काबिलियत होगी तो मैं लोगों के बीच रह पाऊँगी। अब मोदी जी ने कुछ सेट स्टैंडर्ड किए हैं, उन्होंने कहा है कि आदर्श गांव को चुने। क्या ऐसा कुछ आपने भी अपने लिए कुछ ऐसा वो बनाया, एक मिनिमम प्रोग्राम? सांसद आदर्श ग्राम हमको 1 साल में एक बनाना है, उसके लिए कुछ नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग काम शुरू कर दिया है। और 1 साल में एक आदर्श गांव मतलब 5 वर्ष में 5 आदर्श गांव। अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है। तो आपने कुछ काम शुरू हो गया। मैंने काम शुरू कर दिया। तो क्या गाँव का चयन हो चुका है? गाँव का चयन हो चुका है, कमेटी बन चुकी है, काम शुरू। क्या इन गाँव में क्या होने वाला है? नहीं, इन गाँव की ग्रास रूट से हमको देखेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ क्या समस्याएं, इनको आदर्श कैसे बनाएं, साफ सुथरा कैसे बनाएं, मूलभूत ढांचा कैसे हम वहाँ खड़ा करें, एजुकेशन का स्तर कैसे इम्प्रूव करें, हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे उन्नत बनाएं, ये सब फोकस उस गाँव, उस पंचायत पे हम करेंगे तो अच्छा हो पाएगा। संतोष जी, मैं फिर वापस राजनीतिक बात पे आता हूँ। राजनीतिक बात ये है कि आखिर में, क्योंकि चारों ओर से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, हालांकि भाजपा 4 में से 3 हार गई, लेकिन सबकी निगाहें सूरजगढ़ पे ही थी और सूरजगढ़ पे ही हैं, और आपकी घेराबंदी हो रही है। इस घेराबंदी से निकलने की क्या योजना है? मैं बिल्कुल कोई प्रयास नहीं करूँगी। मैं ये जानती हूँ मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैं ये कह रही हूँ कि बूथ पड़ी हैं सामने, आप जो भी आकलन कर लेगा उसे सत्य सामने आ जाएगा। और झूठ के कभी पैर हुए नहीं, झूठ कभी लंबा चलती नहीं है, अंततः सत्य की जीत है। मेरे वोटर्स इस बात को जानते हैं, जिनको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं काम करती हूँ तो ईमानदारी से करती हूँ। मेरी ईमानदारी मेरे वोटर्स जानते हैं, मेरे ज़िले की जनता जानती है, मुझे किसी और को साबित करने पर जिस तरह से विधायकों की लामबंदी करके आपको घेरने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे में कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक प्रतिकार करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है? नहीं, प्रतिकार वो करता जो कमज़ोर है। मैं क्यों प्रतिकार करूं? जब मैंने अच्छा काम किया है, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मेरे परिवार ने किया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने किया है, जब हमने अपनी बूथों का रिजल्ट दिया है, तो हम रिजल्ट देकर भी प्रतिकार करेंगे। मैं इस बात में विश्वास नहीं करती। नहीं तो कैसे मुकाबला करेंगी? क्योंकि आपके यहाँ एंट्री तो हो चुकी है बाहर के लोगों की, वो राजनीति को भी वहाँ से नियंत्रित करना चाह रहे हैं, ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे आप? मैं मेरे लोगों के साथ शांति से काम करूंगी। आपको पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ कि मैं मेरे लोगों के बीच रहूंगी। उनका विश्वास मुझ में है, मेरा विश्वास उनमें है, उसके बीच कोई आ नहीं पाएगा। संतोष जी, बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू वो ज़िला है जो शिक्षा के मामले में राजस्थान में हमेशा सबसे अव्वल रहा, और बीजेपी वो पार्टी है जो बातें करती है महिलाओं के बहुत आगे लाने की, और देखने में गिनी चुनी 2-4 महिलाएं आती हैं। आपके दिमाग में क्या झुंझुनू की महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की और भाजपा में महिलाओं को आगे लाने की कोई योजना है? देखिए, मैं तो इस कैडर पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं किसी को आगे प्रमोट करूं। मैं ये जानती हूं कि मेरे ज़िले की जितनी महिला सरपंच हैं, महिला पार्षद हैं, महिला जिला परिषद सदस्य हैं या महिला करता हैं, उनका मैं सम्मान करती हूं, उनको मैं आगे लाती हूं, उनके मैं काम करती हूं, उनको प्राथमिकता देती हूं और ज़रूरत पड़े तो उनकी हिफाजत करती हूं। मैंने मेरे ज़िले से शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि मेरे ज़िले की ये मुहिम राज्य और
प्रदेश भर में पूरे में जाएगी। और महिलाएं मेरे ज़िले की तो वैसे भी बहुत जागरूक हैं, शिक्षित हैं, नौकरी पेशा हैं, वो अपने अधिकारों को जानती हैं, तो वो काफ़ी आगे हैं। एक और बड़ा सवाल उठता है, आपने अभी भाजपा के सिद्धांतों की बात की, इन दिनों बड़ा यूपी के चुनाव उपचुनाव में भी बड़ा जो मसला सामने आया और पूरा आज बहुत हॉट केक बन चुका है, वो लव जिहाद का जो मसला है। आप क्या सोचती हैं कि जो पार्टी ने इस विषय को लेकर जो कदम उठाया है क्या सही है? ये जो लोग कह रहे हैं, जिन्होंने एक मुद्दा उठाया, जो पार्टी निर्णय करेगी, ये पार्टी का अपना मसला। पर आपको क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जानबूझकर लड़कियों को फंसाकर और एक इस्लामाइजेशन की ओर मोड़ा जा रहा है, जैसा कि आरोप खुद भाजपा भी लगाती है और भाजपा से जुड़े हुए संगठन लगाते हैं, क्या आपको लगता है क्योंकि आपका वो जिला है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी तादाद में हैं? मेरे ज़िले में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। मेरे ज़िले में बड़ा भाईचारा है, आपसी तालमेल है, और आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक कोई दंगे मेरे यहाँ होते भी नहीं हैं। तो मेरे ज़िले में ऐसी कोई समस्या है नहीं, और मैं समझती नहीं कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मामला जो पार्टी ने उठाया है ये कोई पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, कोई स्थानिक ही है ये? नहीं, मेरे यहाँ नहीं है, मेरे ज़िले में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ज़िले में इस तरह की कोई बात? एक और संतोष जी, क्योंकि फिर मैं उसी पे आता हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ हिंदू मुसलमान रहते हैं। पार्टी को आज भी हार्ड हिंदू कोर पार्टी माना जाता है, यहाँ तक कि विदेशी अखबार भी लिखते हैं कि हिंदू लीडर नरेंद्र मोदी। ऐसे में क्या वहाँ की राजनीति और ज़्यादा आपके लिए कठिन नहीं हो जाती, क्योंकि आपके तो वोटर हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं? देखिए, आपने देखा है कि एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के परिवार के सामने, जबकि एक तीसरा भी बंदा खड़ा था, 2 लाख वोट वो भी लेकर गया है, पार्टी ने वहाँ स्टैंड किया है। 2,35,000 वोट से हम वहाँ जीते हैं। तो इसमें कहीं आपको समझ आया होगा, दिखा होगा कि लोग बहुत दिनों तक धार्मिक उन्माद और जातिवाद और इन बातों से ऊब जाते हैं। फिर लोग एक ही बात चाहते हैं कि कब तक आखिर सफ़र करेगा हमारा ज़िला। हमारे ज़िले को भी बहुत चीज़ें चाहिए, तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए। और आज देखिए, जातियों से ऊपर थोड़ा थोड़ा लोग उठने लगे हैं। मैंने ये महसूस किया है कि पहले जिस तरह से कट्टर जातिवाद की बात होती थी, आज उसमें बहुत लिबरलाइजेशन आया है और लोग अब समझने लगे हैं। तो मेरे ज़िले में इस तरह का कोई है नहीं। आपके ज़िले में नहीं है। संतोष जी, आप पार्टी के पूरी विचारधारा से बहुत ही तालमेल बैठा चुके हैं और राजस्थान से तो अकेली एकमात्र महिला सांसद हैं, लेकिन जब पार्टी की कार्यकारिणी बनती है तो उपेक्षित कर दिया जाता है। पार्टी की इतनी लंबे समय से कार्यकर्ता है, उसके बाद नहीं, आज भी क्या लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आज पार्टी को महिला नेताओं की दरकार है और ऐसे में जो महिला नेता उभर के आई है उनको किनारे कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण मानती है? नहीं, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हूँ, आपको बताना चाहूँगी। मैं पहले भी रही हूँ और आज भी मेरे साथ महिला बहनें हैं जो पदाधिकारी हैं। कौन कहता है उपेक्षा? लगा मैंने आपको लगता है कि आपको जो उपाध्यक्ष बनाया गया है वो आपकी योग्यता के अनुसार, या आपको और बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? देखिए, जो दायित्व तो मुझे मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। मैं आज अगर कहीं कुछ भी नहीं रहूँगी, उस समय भी आपको यकीन दिलाती हूँ कि मानवता की पोषक एक स्त्री ज़रूर रहूँगी। तो आपको लगता है कि पार्टी जो आपके साथ जो कर रही है, जो आपको जो वो बिल्कुल न्यायपूर्ण, जो जहाँ कर रहा है, जिसके साथ कर रहा है वो। एक और संतोष जी, जो महिला नेता जयपुर में होती हैं वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर जाती हैं, लगातार पद पे रहती हैं और उनका, लेकिन आप जैसी जो बिल्कुल दूर दराज के इलाकों से आती हैं, उन महिला नेताओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और लाइमलाइट में भी नहीं आ पाती हैं। क्या कारण है? संघर्ष के बाद जो निकल कर आता है वो ज़्यादा परिमार्जित होता है, मैं समझती हूँ। यानी कि आप मानते हैं कि संघर्ष वहाँ ज़्यादा है और संघर्ष से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत। पार्टी ने जो आपको दिया है उससे कितनी संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। संतोष जी, आपके लिए एक अटल जी की कविता। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अभी संतोष जी ने जो बात कही
हार हो या जीत हो, बस एक ही ध्येय कदम मिलाकर चलना होगा, तभी भाजपा और बाकी लोग आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार। आमने सामने में इस बार थे हमारे साथ भाजपा के नेता, झुंझुनू के सांसद संतोष अहलावत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।